हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जनवरी 2012 में सीटेट का जो पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखें सीटेट का PYQ। ठीक, पहला है क्वेश्चन, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि 4 ऑप्शन है। ए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। बी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। सी, व्यवस्था फेल हुई है। डी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा व्यवस्था फेल हुई है। व्यवस्था फेल हुई का मतलब कि तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य ये है कि विद्यालय में से बच्चों के मानसिक, शारीरिक और चरित्र यानी इन सब के साथ साथ उनके शैक्षिक उपलब्धियों का इसका भी दिशा निर्धारण भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के फेल होने का मतलब है कि व्यवस्था फेल हुई है। ठीक, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। 4 ऑप्शन है। ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बी, रटने को प्रोत्साहित करके। सी, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इसका आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक, इसका आंसर होगा ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। 4 ऑप्शन। पहला, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। बी, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सी, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। डी, विस्तृत व्याख्या करना। ठीक, तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बीज बो रहे हैं, अंकुरण के चरणों का अवलोकन कर रहे हैं, ये सब संकल्पनाएं हैं शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। यानी कि बच्चा खुद देख रहा है, उसको बीज बोया है, कैसे उसको पानी देगा, अंकुरित होगा, तो ये सबसे प्रभावी पद्धति है। ठीक, चलिए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। समावेशी शिक्षा, इसके 4 ऑप्शन। ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बी, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। सी, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। डी, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। यानी कि पूछा है समावेशी शिक्षा इसमें है क्या? तो हम कह सकते हैं कि जो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो इसका आंसर होगा ए, विविधता मतलब जैसे हम बोले कि समावेशी शिक्षा में विभिन्न अक्षमता वाले बालकों के साथ साथ सामान्य बालक भी शामिल हो, तो वो समावेशी शिक्षा है। ठीक, और इसमें जो कठोर शब्द है ये निगेटिव है, जहाँ कठोर आए वो ऑप्शन तो होगा नहीं। हाशिए पर स्थित ये भी निगेटिव है। तथ्यों की शिक्षा ये भी निगेटिव है। तो हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ए, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। बी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। सी, सत्य या असत्य। डी, निबंधात्मक प्रश्न। तो इसका आंसर होगा सत्य या असत्य। ठीक, क्योंकि ये प्रायः संक्षिप्त उत्तर के रूप में पूछे जाते हैं, तो ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, अब हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। चलिए देखिए कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? 4 ऑप्शन। ए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। बी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पे बल। सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन।
तो हम कह सकते हैं समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता यही है कि यह शिक्षा बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक, अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डैश 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 के बारे में चिंतित है। 4 ऑप्शन है। ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। बी, प्रश्नों के प्रकार। सी, विश्वसनीयता। डी, वैधता। तो इसका आंसर होगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। ठीक, इसमें प्रश्न पत्र के माध्यम से वो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करता है। चलिए हम 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि 4 ऑप्शन। ए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। बी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। डी, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। देखिए 9वां क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। 4 ऑप्शन। पहला, व्यय परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बी, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। सी, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। डी, आकलन बहुत किफ़ायती या मितव्ययी होना चाहिए। तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो आकलन है ना, एक क्रमिक प्रक्रिया है जो शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ बच्चे के अनुभव का भी इसमें निर्माण होता है। तो विद्यालय आधारित जो आकलन है वो शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं बजाय बाह्य परीक्षकों के। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को 4 ऑप्शन। ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। सी, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। डी, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि विविध अनुभव उपलब्ध कराएंगे तभी बच्चे सीखेंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा की अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, प्रत्येक बच्चे के सीखने की अपनी दर होती है। तो उन शिक्षक को विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि प्रत्येक शिक्षार्थी सीख सके। ठीक, अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। चलिए देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। 4 ऑप्शन है। ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बी, विकास हमेशा रेखीय होता है। सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। डी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। तो हम इसमें पूछा है कि विकास का सिद्धांत कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यही विकास का सिद्धांत है। ठीक, क्योंकि यह मानव विकास का प्रमुख सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। और इसमें बी ऑप्शन है कि विकास हमेशा रेखीय होता है। जी नहीं, विकास रेखीय नहीं, तो ये वर्तुला आकार में चलता है।
और निरंतर, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इसमें दिया है नहीं, तो ये नहीं होगा क्योंकि विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं और इसमें दिया है नहीं, तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये मानव विकास का प्रमुख सिद्धांत है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है 4 ऑप्शन। ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। यानी क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो 12वां का आंसर होगा सी। ठीक, चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश 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 पर आधारित है। आइए इसके ऑप्शन देखें। ए अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। बी पुनर्वलन के सिद्धांत। सी अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। डी ज्ञान के निर्माण। तो हम कह सकते हैं कि पहले अपने पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए संकल्पना को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञान के निर्माण। ठीक, चलिए हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश 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 के कारण रोता है। 4 ऑप्शन। ए सामाजिक दुश्चिंता। बी संवेगात्मक दुश्चिंता। सी अजनबी दुश्चिंता। डी वियोगी दुश्चिंता। ठीक, तो इसका आंसर होगा संवेगात्मक दुश्चिंता। यानी कि जब उसकी दादी बच्चे को लेती है तो वो रोने लगता है, तो वो बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के संपर्क में ज़्यादा रहता है, तो उसे अपनी माँ से ज़्यादा लगाव है। ठीक, आइए चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। देखिए, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन। ए अपने सामाजिक मानदंड बनाना। बी समाज में बड़ों का सम्मान करना। सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, तो इसका आंसर होगा सी। आइए चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है 4 ऑप्शन। ए वैश्विक प्रवृत्तियाँ। बी प्रयोजनात्मक उपागम। सी प्रगतिशील चिंतन। डी लैंगिक पूर्वाग्रह। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर डी होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि इसमें लड़कियों को वरीयता दे रहा है। लड़कियों को वरीयता यानी लड़कों को नहीं, लड़कियों को पहले दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट होता है, यानी कि लड़कों तथा लड़कियों को प्रतियोगिता में समान वरीयता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह हो रहा है। ठीक, चलिए चलते हैं हम 17वें क्वेश्चन पर। देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। 4 ऑप्शन। पहला ए आनुवंशिक। बी नैतिक। सी शारीरिक। डी सामाजिक। तो हम जानते हैं वाइगोत्स्की को हम समाज से जोड़ते हैं, यानी कि ये सामाजिक आंसर होगा यहाँ पे डी। ठीक, यहाँ पे होगा सामाजिक। ये सामाजिक महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़्यादा बल देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन,
एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश 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 से प्रभावित है। 4 ऑप्शन। ए कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, सी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शिक्षिका है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है और वो कक्षा कक्ष में विविध बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। ठीक, चलिए हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश 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 के सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन है। ए अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, बी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सी सीखने की तत्परता, डी सक्रिय भागीदारिता। ठीक, तो इसका आंसर होगा सक्रिय भागीदारिता, डी होगा इसका आंसर। ठीक, जैसे कि छात्र खुद क्रियाशील होकर उत्तर ढूंढेंगे और इस तरह वो प्रोत्साहित होंगे, वो एक एक से उत्तर ढूंढेंगे, तो इसका उत्तर होगा सक्रिय भागीदारिता। चलिए चलते हैं हम 20वें क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखें, ए बैठने की उचित व्यवस्था, बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, डी विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इसका आंसर होगा डी विषय वस्तु में प्रवीणता, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जैसे कोई शिक्षक है और वो औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य यानी औपचारिक शिक्षा उसको देना है, तो ये उसका उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं होगी, तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान न हो। ठीक, यानी कि विषय वस्तु में उसे अपने विषय वस्तु में प्रवीण होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम 21वां क्वेश्चन। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। 4 ऑप्शन। ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका आंसर होगा सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे 4 ऑप्शन है। ए वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, बी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, डी शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। ठीक, तो इसका आंसर होगा वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, सी। अब चलते हैं हम 23वें क्वेश्चन पर। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए। ठीक, 4 ऑप्शन है इसमें। ए बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, डी है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर सी होगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक, चलिए चलते हैं हम 24वें क्वेश्चन पर। देखिए,
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? 4 ऑप्शन। ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। सी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इसका आंसर होगा ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण की अवस्था। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण की अवस्था के साथ संबंधित है। चलिए हम चलते हैं 25वें क्वेश्चन पर। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। 4 ऑप्शन। ए पालन पोषण और शिक्षा का। बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। सी केवल वातावरण का। डी केवल आनुवंशिकता का। तो इसका आंसर होगा बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक, मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 ऑप्शन। ए शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। बी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। सी इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। डी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। इसका आंसर होगा डी, यानी कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं 27वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? 4 ऑप्शन। ए प्राकल्पना का परीक्षण करना। बी समस्या के प्रति जागरूकता। सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। डी प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसका आंसर होगा बी समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक, हम कह सकते हैं कि समस्या के प्रति जागरूकता समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है क्योंकि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। ठीक, चलिए हम चलते हैं 28वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? 4 ऑप्शन। ए अनुभवी। बी भावात्मक। सी आध्यात्मिक। डी व्यावसायिक। इसका आंसर होगा ए अनुभवी, यानी कि अनुभविक सीखने का क्षेत्र है क्योंकि अनुभव के द्वारा ही हमारे मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है। ठीक, इसका आंसर होगा अनुभविक। अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन पर। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि 4 ऑप्शन। ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बी बच्चा बुद्धिमान नहीं है। सी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। डी बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर होगा ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश 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 की ओर संकेत करती हैं। 4 ऑप्शन। ए वे कैसे सीखते हैं। बी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। सी सीखने की अनुपस्थिति। डी शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका आंसर होगा ए वे कैसे सीखते हैं। यही शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं। ठीक, तो आज का ये टॉपिक यहीं भी ख़त्म हुआ। आज ये CTET का PYQ CDP का पूरा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। सो उम्मीद है आप लोग अपना रिवीजन कर लेंगे। सो थैंक यू।